नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े दांव की। नीट सीबीएसई विवाद में आमने सामने आए राहुल गांधी और मोदी सरकार की। देखेंगे बिहार में क्या खेल करने की तैयारी में है नीतीश कुमार। इंडिया को एकजुट करने के लिए कांग्रेस का क्या है प्लान। जानेंगे न्यायपालिका में क्यों गरमाया भ्रष्टाचार का मुद्दा और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे त्विषा केस में आए बड़े अपडेट को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। देश भर में मनाया गया बकरीद का त्योहार। दिल्ली यूपी में मस्जिदों पर ड्रोन से हुई निगरानी। बंगाल में निकाला गया फ्लैग मार्च। उत्तराखंड में नमाजियों की मांग, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करें। जून में फ्रांस और स्लोवाकिया का दौरा करेंगे पीएम मोदी। फ्रांस में होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन में करेंगे शिरकत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी होंगे शामिल। मंशा पूरी करने के लिए वो ये सब कर रही। बीजेपी सांसद काकोली घोष के आरोपों पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का जवाब। टाइमिंग पर उठाए सवाल। काकोली ने मौखिक दुर्व्यवहार के लगाए थे आरोप। गौशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची तीसरी याचिका। तीनों पर एक साथ हो सकती है सुनवाई। याचिकाओं में इंदौर हाईकोर्ट के गौशाला को हिंदू मंदिर मानने वाले फैसले को दी गई है चुनौती। 29 मई से इंडियन यूथ कांग्रेस का देशव्यापी अभियान। नीट, सीबीएसई और एसएससी की परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ियों को लेकर यूथ कांग्रेस का हल्ला बोल। गोवा से शुरू होकर 20 जून को होगा समापन। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक की सियासत में पिछले कुछ दिनों से सियासी गहमागहमी देखी जा रही है और अब कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। राज्य के सीएम सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर राज्य का अगला सीएम कौन होगा। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन अब तय हो गया है। सीएम सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्हें अपना इस्तीफा राज्यपाल थावरचंद गहलोत के सचिव को सौंपना पड़ा है, क्योंकि राज्यपाल गहलोत बेंगलुरु में नहीं है, उनकी पत्नी बीमार है और उनके इलाज के लिए वो इंदौर गए हैं। और जैसे ही राज्यपाल वापस लौटेंगे, सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा। और इस मामले की जानकारी देते हुए कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव प्रभुशंकर ने कहा, मुझे मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया का इस्तीफा मिल गया है, लेकिन उनके लौटने के बाद केवल राज्यपाल ही इसे स्वीकार कर सकते हैं। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हाईकमान जब कहेगा मैं इस्तीफा दे दूंगा। कल हाईकमान ने कहा और आज मैंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पद छोड़ने के बाद सिद्धारमैया ने राज्यसभा जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय रहूंगा, राष्ट्रीय राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं है। वहीं कांग्रेस के अंदर टकराव को लेकर जो अभी तक चर्चा थी, उन अटकलों को खारिज करते हुए सिद्धारमैया ने साफ कह दिया कि मैं हमेशा मानता रहा हूं, हमें एक परिवार की तरह साथ रहना चाहिए। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने सभी के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की कोशिश की। यानी साफ है कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस में कोई भी टकराव नहीं है। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी मौजूद थे। इससे पहले सिद्धारमैया ने अपने घर पर मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने अपने घर पर ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाई थी और इस दौरान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने एक दूसरे को गले लगाकर पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया। वहीं डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। दोनों नेताओं की ये तस्वीरें अब चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि डीके शिव कुमार अब कर्नाटक के अगले सीएम बनने जा रहे हैं। 29 मई को विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। डीके शिव कुमार बोकालिग्गा समुदाय से आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दक्षिण कर्नाटक और बोकालिग्गा नेताओं का प्रभाव बढ़ सकता है। डीके को सीएम बनाने के पीछे बोकालिग्गा समुदाय को साधने की कोशिश माना जा रहा है। साथ ही लिंगायत नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी देकर बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति बन सकती है। कांग्रेस चाहती है कि वो दक्षिण में मजबूत बनी रहे, इसलिए कर्नाटक में चुनाव से पहले खुद को पहले से ज्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने ये फैसला किया है। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं पेपर लीक और सीबीएसई के नए डिजिटल मार्किंग सिस्टम को लेकर भी बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस विसंगति की नैतिक जिम्मेदारी ली है। साथ ही राहुल गांधी के सवालों का जवाब भी दिया, लेकिन अपने बयान को लेकर वो खुद ही गिर गए। राहुल गांधी ने उन पर पलटवार करते हुए तीखा हमला किया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। देश के शिक्षा तंत्र को लेकर इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ जहां लाखों छात्र नीट पेपर लीक के खिलाफ सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक आक्रोश जता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीबीएसई के नए डिजिटल चेकिंग सिस्टम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग ने 12वीं के छात्रों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। विपक्ष के हमलों और छात्रों के गुस्से के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने इस पूरे विवाद की नैतिक जिम्मेदारी ली है।
अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार ये प्रयोग किया था, उसमें कुछ विसंगतियां ध्यान में आ रही हैं। मैं इसका दायित्व लेता हूं, इसको ठीक किया जाएगा, इसका उपाय निकाला जाएगा। हम इसमें जुटे हुए हैं, हम एक भी विद्यार्थी की जिज्ञासा को असमाधित नहीं छोड़ेंगे। इस मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर है। राहुल गांधी के आरोपों पर सफाई देते हुए शिक्षा मंत्री ने आगे ये भी कहा कि राहुल गांधी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने की वजह से वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने एसआईआर का विरोध किया, उन्होंने ईवीएम का विरोध किया, उन्होंने डिजिटल इंडिया का विरोध किया। वो भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ नहीं है। और इसके बाद राहुल गांधी ने भी तीखा हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर सीधे सवाल दाग दिए और कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप मुझ पर जितना चाहे उतना हमला कर सकते हैं, लेकिन ये आपको आपके अपराधों से मुक्त नहीं करेगा, ना ही ये मुझे 18.5 लाख बच्चों के लिए जवाब मांगने से रोक पाएगा। सीबीएसई ओएसएम का ठेका कोएम्प्ट कंपनी को क्यों दिया गया? एक ऐसी कंपनी जो अपने पुराने नाम ग्लोबल एरिना के तहत पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। ये किसके आदेश पर किया गया? कोई बैकग्राउंड चेक यानी पृष्ठभूमि की जांच क्यों नहीं की गई? कोएम्प्ट के प्रबंधन और मोदी सरकार के बीच आखिर क्या संबंध है? या तो आपने बैकग्राउंड चेक किया और फिर भी आगे बढ़ गए, या आपने बिल्कुल भी जांच नहीं की। दोनों ही सूरतों में आप इसमें भागीदार हैं। जहां तक जिम्मेदारी की बात है, अगर प्रधानमंत्री को परवाह होती तो उन्होंने लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करने के लिए आपको बहुत पहले ही बर्खास्त कर दिया होता। वहीं दूसरी तरफ नीट मामले को लेकर सरकार भी अब हरकत में आती दिख रही है। 28 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पीएमओ के अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री और एनटीए के महानिदेशक भी शामिल हुए। उधर छात्र संगठन एनएसयूआई इस लड़ाई को और तेज करने के मूड में है। एनएसयूआई का कहना है कि ये सिर्फ फीस रिफंड की लड़ाई नहीं, छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। जब तक पेपर लीक और भ्रष्टाचार के दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, आंदोलन जारी रहेगा। एनटीए बैन करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस बीच एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा फीस रिफंड के लिए बैंक खातों की जानकारी जमा करने की अंतिम तिथि 22 जून 2026 तक बढ़ा दी है। लेकिन छात्रों का गुस्सा सिर्फ रिफंड नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करने पर अड़ा है। अब इन दोनों ही मामलों में आगे क्या होता है, ये देखना होगा। डगमगाती शिक्षा व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है, तो बिहार में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा दी हैं। खबर है कि नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि राज्य सरकार के कामकाज की रिपोर्ट भी मांग ली है। इस घटनाक्रम को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो चली है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या है। क्या वो फिर किसी खेला की तैयारी में है? तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार भले ही अभी सत्ता और सीएम की कुर्सी से दूर हैं, लेकिन उनकी नजर उसी कुर्सी पर टिकी है। 28 मई की सुबह पटना में हलचल तेज हो गई। पूर्व सीएम नीतीश अचानक उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी के घर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में आधे घंटे तक बात हुई। मुलाकात के बाद जो हुआ उसने सियासी पारा और बढ़ा दिया। गाड़ी में बैठने से पहले नीतीश अचानक रुके। उन्होंने विजय चौधरी को अपने पास बुलाया, फिर कहा, शाम में आइए, एक एक चीज बताइए कि क्या हो रहा है, अच्छे से काम करिए। अब बड़ा सवाल ये है कि नीतीश ऐसा क्यों कर रहे हैं? सत्ता से बाहर होकर भी वो सरकार की रिपोर्ट क्यों मांग रहे हैं? दरअसल माना जा रहा है कि नीतीश कुमार शांत नहीं बैठे हैं। वो बीजेपी के हर काम पर पैनी नजर रखे हुए हैं। उन्हें बस इंतजार है कि बीजेपी कोई गलती करे, जैसे ही मौका मिलेगा नीतीश कोई बहुत अहम फैसला ले लेंगे। ये बात तो आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू विधायकों से कहा था कि मैं सीएम पद छोड़ रहा हूँ, बिहार नहीं छोड़ रहा, आप लोगों के साथ ही रहूंगा, बिहार की सियासत करूंगा और सरकार पर पूरी नजर रखूंगा। ऐसे में अब डिप्टी सीएम को अपने आवास पर बुलाना, सरकार के कामकाज की रिपोर्ट मांगना कोई आम बात नहीं है। अंदर खाने जरूर कुछ नई खिचड़ी पक रही है। ये चर्चा सियासी गलियारों में की जा रही है। नीतीश कुमार का ये नया अंदाज साफ बता रहा है कि वो किसी बड़े मौके की तलाश में है। इसलिए इस घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में सस्पेंस एक बार फिर गहरा गया है। इन सब इशारों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर बड़ा खेला करने के संकेत दे रहे हैं। इस बीच कांग्रेस भी बीजेपी के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। पार्टी ने गंगा और तिरंगा के सहारे भाजपा के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को उसी के गढ़ में घेरने का एक सीक्रेट और मास्टर प्लान तैयार किया है। संघ के गुरुदक्षिणा मॉडल की तर्ज पर तिरंगा सम्मान निधि से लेकर गंगोत्री से गंगा सागर तक की इस यात्रा में सियासत की एक नई पटकथा लिखी जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
आने वाले चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस सुधारने के लिए कांग्रेस अब आर पार के मूड में नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी ने सत्ता के शीर्ष पर वापसी के लिए एक ऐसा चौंकाने वाला प्लान तैयार किया है जो सीधे बीजेपी के घरेलू मैदान यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर हमला करेगा। इस रणनीति के दो सबसे बड़े हथियार हैं। पहला, देश की जीवन रेखा गंगा और संप्रभुता का प्रतीक तिरंगा। पार्टी के रणनीतिकारों ने सबसे बड़ा दांव खेला है अपनी तिजोरी को भरने का। कांग्रेस अब आरएसएस के गुरु दक्षिणा मॉडल की तर्ज पर काम करने जा रही है। इसका नाम दिया गया है तिरंगा सम्मान निधि। आइए समझते हैं कि ये क्या है। जैसे संघ में विजयदशमी पर स्वयंसेवक भगवा ध्वज के सामने बंद लिफाफे में नगद राशि दान करते हैं, वैसे ही अब कांग्रेस भी तिरंगे को साक्षी मानकर बंद लिफाफे में चंदा लेगी। इसके पीछे रणनीति ये है कि बड़े कॉर्पोरेट्स और डोनर की पहचान पूरी तरह गुप्त रहे और वो सरकारी एजेंसियों के रडार पर ना आए। बात सिर्फ चंदे तक सीमित नहीं है। कांग्रेस इस पूरी पटकथा को जमीन पर उतारने के लिए एक विशाल जन अभियान की तैयारी में है। ये अभियान उत्तराखंड के गंगोत्री से शुरू होकर यूपी, बिहार और झारखंड के रास्तों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के गंगा सागर पर जाकर खत्म होगा। कांग्रेस का फोकस उस विशाल हिंदी बेल्ट और पूर्वी भारत को साधने का है जो कभी उसका पारंपरिक गढ़ था, लेकिन आज वहां झारखंड के हिस्से को छोड़कर गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज है। इस यात्रा की रूपरेखा जल्द ही सामने आएगी। इस पूरे रूट पर कांग्रेस दो बड़े नैरेटिव लेकर जनता के बीच जाएगी। पहला, पार्टी नमामि गंगे की जमीनी हकीकत और उसमें हुए कथित घोटालों को उजागर करेगी। दूसरा, कांग्रेस तिरंगे को सर्वधर्म सद्भाव और आपसी भाईचारे के प्रतीक के रूप में पेश करेगी। साथ ही जनता को बताएगी कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में तेजी से गिरते रुपए और कमजोर विदेश नीति के कारण वैश्विक मंच पर देश की संप्रभु साख धूमिल हुई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुहिम कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद साबित होती है। कांग्रेस की गंगा तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर बीजेपी में खलबली मच गई है, तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा गरमाया हुआ है। जजों की विश्वसनीयता पर अब तक तो विपक्षी दल और जनता ही सवाल खड़े करते आए हैं, लेकिन अब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार होने की बात पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी मुहर लगा दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा बन गया है जो न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। कई बार जजों और उनके फैसलों पर सवाल उठ चुके हैं और अब न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। और ये मुद्दा तब और ज्यादा गर्मा गया जब हाईकोर्ट ने भी इस बात को सही बता दिया। दरअसल तमिल फिल्म करप्पू पर प्रतिबंध लगाने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें आरोप लगाए गए थे कि फिल्म में न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश हुई है। मद्रास हाईकोर्ट ने जुडिशरी में करप्शन की पुष्टि करते हुए बड़ा बयान दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट न्यायाधीश थे और हैं, और जज कोई पवित्र गाय नहीं है। न्यायाधीशों को पवित्र गायों की तरह नहीं माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी की अब हर तरफ चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ न्यायपालिका के बाहर से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब इन सभी सवालों पर हाईकोर्ट ने खुद ही मोहर लगा दी है। आपको याद होगा, अभी हाल ही में एनसीईआरटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर एक चैप्टर जोड़ा गया था, जिसको लेकर बवाल मच गया था। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई थी। इस कदम को लेकर एनसीईआरटी की जमकर खिंचाई की थी, साथ ही इसे तुरंत वापस लेने का आदेश भी दिया था। और अब खुद हाईकोर्ट ने इस बुराई को न सिर्फ सबके सामने लाकर रख दिया है, बल्कि इसकी मौजूदगी पर मोहर भी लगा दी है, जिसके बाद अब न्यायपालिका पर कई सवाल गहराते दिखाई दे रही हैं। अब हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भ्रष्टाचार पर मद्रास हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी की चर्चाएं तेज है, तो मध्य प्रदेश में त्विषा शर्मा केस भी लगातार तूल पकड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई मामले की जांच में जुटी हुई है और अब इस मामले में शुरू से ही विवादों के केंद्र में रही त्विषा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या है इस मामले को लेकर पूरी अपडेट, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के त्विषा मामले में अब त्विषा का ससुराल पक्ष फंसता दिखाई दे रहा है। हाल ही में एमपी हाई कोर्ट ने त्विषा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका रद्द की थी, जिसके बाद से ही गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और अब सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से करीब 6 घंटे तक लगातार पूछताछ की। जैसा आप जानते हैं कि 12 मई को नोएडा की रहने वाली एक्ट्रेस और मॉडल त्विषा शर्मा का भोपाल में अपने ससुराल में निधन हुआ था, जिसे लेकर त्विषा के परिवार का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते थे, उस पर दहेज के लिए दबाव बनाते थे और ससुराल वालों ने ही उसकी जान ली है, जबकि ससुराल पक्ष का दावा है कि त्विषा ने खुद ही अपनी जान दी थी। मामला बढ़ने के बाद एमपी की मोहन यादव सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की और ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले की सीबीआई जांच सौंपने के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से भी अपील की कि वो पीड़ितों और आरोपियों के बयान प्रकाशित करते समय संयम बरते। इस दौरान कोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी भी की गई थी। बेंच ने कहा था कि हमने ये स्वतः संज्ञान वाला केस इस आधार पर शुरू किया था कि जांच में संस्थागत पूर्वाग्रह था।
क्योंकि पीड़िता का पति एक वकील है और उसकी सास एक पूर्व जज थी। त्विषा मामले में उसकी सास गिरिबाला सिंह शुरुआत से ही सवालों के घेरे में रही है। उन पर जांच में सहयोग न करने के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी ने मामले में नया मोड़ ला दिया है। त्विषा का परिवार लगातार इस मामले में न्याय की मांग कर रहा है और गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी को न्याय में तेजी के तौर पर देखा जा रहा है। और अब बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे पश्चिम एशिया में जंग की आहट की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की मिलिट्री साइट पर दोबारा हमला कर दिया है, जिसके बाद ईरान का भी गुस्सा भड़क गया और उसने भी करारा पलटवार किया है। ईरानी सेना ने अमेरिकी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है, जिसके बाद क्षेत्र में जारी शांति खतरे में आ गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग शुरू होने वाली है। पश्चिम एशिया में तेजी से बिगड़ते हालात ऐसे ही संकेत दे रहे हैं कि क्षेत्र में जारी सीज फायर टूटने वाला है, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों की ही तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। इसकी शुरुआत की अमेरिका ने। उसने ईरान के एक ड्रोन लॉन्च यूनिट पर हमला किया और दावा किया कि पहले ईरान की तरफ से अमेरिकी जहाज पर 4 ड्रोन दागे गए, जिसके बाद उसने आत्मरक्षा में ये कार्रवाई की। लेकिन अमेरिका के इस हमले ने पूरे क्षेत्र को बड़ी संकट में डाल दिया है। ईरान ने भी बदले की कार्रवाई करते हुए अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे कुवैती सेना ने सफलतापूर्वक रोक दिया। ईरानी सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने धमकी दी कि हमारी जमीन पर किसी भी तरह की आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया जाएगा। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने अमेरिका के खिलाफ खाड़ी देशों का गुस्सा भी भड़का दिया है। दरअसल हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ट्रंप का कहना है कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहेगा। इसी को लेकर उन्होंने ओमान को भी धमकाया कि अगर ओमान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर वसूली में ईरान का साथ दिया तो अमेरिका उस पर हमला कर देगा। ट्रंप का ये बयान बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि ओमान अमेरिका के सबसे करीबी और पुराने खाड़ी सहयोगियों में से एक रहा है। ऐसे में अब ओमान के सपोर्ट में ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों की धमकियों के बाद ईरान ओमान के साथ एकजुटता से खड़ा है। वहीं जर्मनी में ईरान की राजदूत माजिद नीली अहमदबादी ने इन हमलों पर यूरोपीय देशों की चुप्पी की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय पक्षों की चुप्पी युद्ध भड़काने वालों को बढ़ावा देगी। आज धमकी का वही तर्क ओमान को भी निशाना बना रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, दुनिया को इस खतरनाक रास्ते के खिलाफ खड़ा होना होगा। मौजूदा हालात में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब पश्चिम एशिया में शांति क्या बरकरार रह पाएगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।